हेलो दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा आपका एक बार फिर से अपने कोणार्क परिवार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मध्यकालीन भारत के बारे में हम अपना विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे थे और इसके 2 वीडियो आपके पहले से ही आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हम पिछली वीडियो में अपना डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा इल्तुतमिश है, जो गुलाम वंश का एक शासक है, इसके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, उन्हीं कार्यों को आज हम कुछ आगे बढ़ाते हैं। आइए, इल्तुतमिश ने जो हमारा रहता है दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो था वो पूरा कराया। आपको पता है कि कुतुब मीनार का जो स्थापना की अगर हम बात करें तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। तब इसके समय में एक ही मंजिल बन पाई थी और इसके बाद में जो इल्तुतमिश, जो इसका एक गुलाम दामाद है, इसने इसमें 3 नई मंजिल जोड़ी और इसका जो निर्माण कार्य पूरा कराया। इसके बाद में इसने दिल्ली में ही एक हमारा सीढ़ी नुमा जो कुआं होता है उसका निर्माण कराया और ये जो सीढ़ी नुमा कुआं है, ये है हमारे सूफी संत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए इसने निर्माण इसका कराया था। आपको पता है कि शासक बनने से पहले ये बदायूं की सूबेदारी इसी के पास थी, तो इसने बदायूं में भी क्या निर्माण कराया? इसने बदायूं में इसने शमसी मस्जिद और एक शमसी मस्जिद जिसे जामा मस्जिद भी कहा जाता है और दूसरा शमसी हौज का निर्माण कराया। इसके बाद में इसने, आपको पता है कि इसने ही भारत में जो हमारा होता है सर्वप्रथम, जो हमारा मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम हमारा शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था, जिसमें 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे इसने। नंबर 1 आपका था टंका, जो चांदी से निर्मित था। अगर हम इसकी वेट की बात करें तो 175 ग्रेन इसका वेट था। वही बात करें हम, दूसरा हमारा जीतल था, जो हमने आपको बताया था, ये आपका जो बना हुआ था वह आपका कॉपर, जिसे तावा कहते हैं, व पीतल से बना हुआ था। अगर ऑप्शन में आपके दोनों ही आते हैं, कॉपर व पीतल, तो आप किसके लिए अपना जो प्रायोरिटी देना है हम आपको बता चुके हैं। आपको तावा मतलब कॉपर को प्रायोरिटी देना है। और इसके ही आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि ये हमारा जो आपका इल्तुतमिश है, ये हमारा ऐसा प्रथम शासक था जिसने अपने सिक्कों पर सर्वप्रथम खलीफे का नाम अंकित कराया और उसके दूसरी तरफ सिक्के के यह जो हमारे हिंदू कैरेक्टर्स होते हैं, गॉडेस कैरेक्टर्स थे, जैसे आपका नंदी है, ठीक है ना, और भी आपके जो घुड़सवार, प्रसिद्ध घुड़सवार थे, उनका नाम और स्वयं का भी नाम इसने अंकित कराया था। और वहीं अगर हम बात करें गौरी जो आपका गौर प्रदेश का रहने वाला था, उसने भी सिक्कों का प्रचलन किया था। तो उसने जो सिक्के, गौरी द्वारा जो प्रचलित सिक्के थे, उसमें इसने गहड़वाल वंश में जो सिक्कों का प्रचलन किया था और उस समय उन सिक्कों पर गौरी ने हमारी जो लक्ष्मी गॉडेस हैं उनका चित्र अंकित कराया। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आए गौरी के सिक्कों पर क्या अंकित था तो आप बोलोगे लक्ष्मी गॉडेस का चित्र अंकित था। और इधर इल्तुतमिश के अगर आता है तो इल्तुतमिश ने खलीफा व हमारे जो आपके हिंदू संस्कृत कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे नंदी है, ठीक है, और भी देवी देवता हैं, और इसके साथ ही साथ अपना नाम व जो प्रसिद्ध घुड़सवार हैं उनका भी नाम अंकित कराया। इसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, तो ये वाला हो गया। तो इसने क्या है, सिक्के ढालने के लिए टकसाल की क्या की थी, स्थापना भी कराई थी। इसके बाद आपको पता है कि जो हमारा बंगाल अभियान में अली मर्दान, जो हमने बताया था, एक व्यक्ति है जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, उसके विद्रोह को दबाने के लिए इल्तुतमिश ने अपना एक चहेता पुत्र, जिसका नाम जिसका नाम क्या था, आपका क्या था, महमूद, नसरुद्दीन महमूद करके जिसका नाम था, वो जाता है, लेकिन वो वहां पे मारा जाता है। वो इसका सबसे चहेता पुत्र होता है और इसकी मृत्यु के बाद इसे बहुत ज़्यादा आघात पहुंचता है और इसके बाद में ये हल्का हल्का बीमार रहने लगता है और बीमार होने के कारण ही इसकी क्या होती है, 1236 ईस्वी में बीमार रहने के कारण क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये किसकी मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश की। लेकिन मृत्यु से पहले क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है
कि मृत्यु से पहले इसने देखा कि इसका जब अब कोई भी हमारा होनहार बेटा नहीं है जो हमारे शासक का पद संभाल सके, तो इसने अपने जीते जी अपनी एक बेटी जिसका नाम रजिया सुल्तान था को आगे आने वाले समय में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की इसने घोषणा कर दी कि मेरे ना होने पर मेरी बेटी ही मेरी राजगद्दी पे बैठेगी और वही शासन करेगी, क्योंकि मेरा कोई भी पुत्र योग्य नहीं है। इसके बाद में आगे चल के इसकी 1236 में मृत्यु हो जाती है। बाद में तय शर्त के अनुसार जो हमारी रजिया सुल्तान थी उसको बैठना चाहिए था गद्दी पर, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस समय जो 40 हमारे तुर्क सरदार जिनकी स्थापना का श्रेय हमारा इल्तुतमिश को जाता है, जिसने श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, जो इसके शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में काफ़ी मददगार साबित होते थे, वही अब इस बात का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि यार ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि हमारे ऊपर अब एक लेडी शासन करेगी, क्योंकि अभी तक जितने भी हुए हैं हमारे जो शासक बने हैं सभी पुरुष बने हैं, और एक महिला एक हमारे ऊपर शासन करे ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है, इधर रजिया सुल्तान बोलती है कि हमारे जो फादर हैं इल्तुतमिश उन्होंने ऐसा बोला है और आपको हमें बिठाना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे वहाँ के अमीर लोग होते हैं और जो 40 तुर्क सरदार होते हैं वो इसकी एक भी बात को नहीं सुनते हैं। इसी दरमियान क्या होता है, रजिया सुल्तान का एक भाई होता है जिसका नाम होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्या नाम होता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाला रहा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये क्या है? आपका रजिया सुल्तान का भाई है। तो क्या करते हैं वो अमीर लोग और जो आपके 40 तुर्क सरदार लोग हैं, वो पूरा जो शासन है वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सौंप देते हैं और इसे बना देते हैं शासक। जिस बात का जो विरोध है वो करती है रजिया सुल्तान। और इधर जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है ये बहुत ही एक अय्याश टाइप का व्यक्ति है, ये अपना शासन सुचारू रूप से नहीं करता है, और इसका जो शासन है ये शासन तो नहीं देखता है, लेकिन इसकी शासन की जो बागडोर होती है वो इसकी एक माँ थी जिसका नाम था शाह तुर्कान। क्या नाम था? शाह तुर्कान। शाह तुर्कान इसकी एक माँ है, ठीक है ना। वो क्या करती है? शाह तुर्कान वही पूरा शासन अपना हाथों में, बागडोर उसके हाथों में रहती है। और इधर जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है ये बहुत ही जल्दी हमारी दिल्ली की जनता के बीच में इसकी जो कीर्ति जो है वो डाउन हो जाती है, इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाती है। लोग इसे समझने लगते हैं कि भाई इसके बस की बात नहीं है ये शासन कर पाए। उधर हमारी रजिया सुल्तान वो अपना शासन, क्योंकि उसे तो इल्तुतमिश ने पहले से ही बोल दिया है कि हमारे ना होने पर हमारा जो उत्तराधिकारी बनेगा वो हमारी बेटी रजिया सुल्तान बनेगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था। तभी क्या होता है, एक घटना घटित होती है कि जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है वो हमारा किसी एक आक्रमण में बाहर गया हुआ होता है। वो बाहर जाता है और बाहर जाने के जब बाहर जाता है तो उस समय उसका जो शासन है वो खाली रहता है। यह सबसे अच्छा अवसर जो आपका था वो रजिया सुल्तान के लिए था। रजिया सुल्तान क्या करती है, शुक्रवार वाले दिन, कौन से वाले? शुक्रवार वाले दिन ये बाहर जाती है और बाहर जाके दिल्ली में जो आपकी मस्जिद होती है वहाँ पे, क्योंकि शुक्रवार वाले दिन नमाज जो पढ़ी जाती है तो वहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, गैदरिंग होती है, तो ये वहाँ पे लाल वस्त्र पहन के पहुँच जाती है और लोगों से न्याय मांगती है। कहती है कि हमारे फादर ने अपना जो उत्तराधिकारी है वो मुझे नियुक्त किया, लेकिन इन 40 जो तुर्क सरदार हैं इन्होंने व अमीर लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है और हमारे जो भाई है जो किसी भी प्रकार की उसमें शासक बनने की क्वालिटी नहीं है वो उसके लिए शासक बना दिया गया है। अब मैं आपसे अपील करती हूँ कि मेरा इस बात का आपको क्या करना है, न्याय करना है। और लोगों ने भी रजिया की सुनी और लोगों ने कहा बात सही है, जो कायदे में जो शासक बनने का जो शासक बनना है वो रजिया को बनना चाहिए। और ये इतिहास में पहली बार होता है कि इस बार हमारी जनता तय करती है कि शासक किसे बनता है, और जनता ही तभी तय कर देती है कि जो शासन है हमारा, शासन की बागडोर रजिया सुल्तान संभालेगी, ना कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसके बाद में क्या होता है, इधर जब ये बात चार तरफ फैल जाती है तो जो हमारे 40 तुर्क सरदार होते हैं उन्हें भी यही करना पड़ता है। उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो अपना जो चल रहा था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना हुआ था, उसे हटाना ही पड़ा।
इधर क्या होता है, जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह आक्रमण करके जब वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी जो बहन है वो शासिका एक बनी हुई है। तो इस तरीके से वह बहुत ज़्यादा ही लाल गर्म हो जाता है और वो देखता है कि भाई ये कैसे हो गया। तो उसको चुप कराने के लिए जो रजिया सुल्तान थी वह एक अपना जो क्या करती है, रजिया सुल्तान उसे पकड़वा के अपने जो बंदी गृह होती है उसमें डलवा देती है, जिससे कि वह उसके जो कामकाज है उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर ना करे। इधर क्या है कि इधर जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान क्या करती थी कि जो हमारे उसकी जो प्रजा है, प्रजा के बीच में जाती थी और हाथी पे बैठ के जाती थी, लोगों की प्रॉब्लम सुनती थी, झरोखा दर्शन करती थी। झरोखा दर्शन क्या कि जैसे कि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप गेट के बाहर आइए उसके महल के और वो आपसे बातचीत करेगी ऊपर से ही। तो ये एक हमारा होता था झरोखा दर्शन, जैसे बालकनी से किसी से नीचे वाले व्यक्ति से बात करना। तो झरोखा दर्शन भी वो करती थी और उसने जो पर्दा था, पर्दा प्रथा को बंद कर दिया। उसने जो हमारा कुल्हा और चोगा, इसके लिए हमारा क्या रहता है, पगड़ी, और उसने कुर्ता जो हमारा कहना चाहिए पुरुष वेशभूषा धारण कर ली। पुरुष वेशभूषा धारण करके वह जनता के बीच में जाती थी, लोगों की समस्याओं को सुनती थी, वह उनका निदान भी करती थी। लेकिन ये सभी चीजें जो नागवार गुजर रही थी वो 40 तुर्क सरदार हैं उन लोगों को और अमीरों को गुजर रही थी, क्योंकि उसने उन अमीरों और 40 तुर्क सरदार हैं उनको काफी टाइट कर दिया था। वो यहाँ तक कि जो अमीर हमारे हैं, अमीर और जो तुर्क सरदार जो लोग हैं हमारे, वो चाहते थे कि रजिया हमसे पूछे कि शासन कैसा करना है, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता था। रजिया ठीक एक शासक के तौर पे उनसे बात करती थी और आंखों में आंखें डाल के बात करती थी। वह किसी प्रकार का उनसे किसी प्रकार का भय उसे नहीं था, लेकिन ये बात हमारे जो तुर्क सरदार थे उनके लिए किसी प्रकार की अच्छी नहीं लग रही थी। वो यही चाह रहे थे, न जाने कौन सी घड़ी की ये आई थी और ये यहाँ पे शासिका बन गई, अब कोई ना कोई समय आए वो यहां से हटे। लेकिन कुछ ऐसा ही होता है, आगे चलकर वो हम आपको बताते हैं। आइए, हाँ, तो देखिए आपने अभी तक देखा कि हमने जो बताया आपको रजिया सुल्तान के बारे में, इससे रजिया सुल्तान के बारे में जो हमने उसका नेचर कैसा है, रजिया सुल्तान का वह कैसे शासन करती है, इन सभी की चीज़ों के बारे में बताया। जो हमारे जो आपके तुर्क सरदार होते हैं उनके लिए ये सभी चीज़ जो होती है वो नागवार गुजरती है। इधर एक और इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या होता है कि रजिया सुल्तान को अब जो 40 तुर्क सरदार हैं इन पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं रहता है। वो क्या करती है, वह अपना एक दोस्त जो हमारा अब्सीनिया का है, इसका एक मित्र है अब्सीनिया का, जो गुलाम होता है लेकिन बाद में इसका दोस्त बन जाता है, जिसका नाम जो था वो आपका याकूत होता है, जलालुद्दीन याकूत। तो जलालुद्दीन याकूत जो होता है उसकी रजिया के साथ में काफ़ी घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं और ये घनिष्ठता जो होती है हमारे जो तुर्क सरदार होते हैं उनके लिए नागवार गुजरती है। अब रजिया सुल्तान और केवल जो भी काम कराती है, जो भी जिम्मेदारी वाला काम होती है, वो जलालुद्दीन याकूत को देती है। यह एक गुलाम था, लेकिन बाद में रजिया सुल्तान क्या करती है, इसे जो हमारा अश्वशाला का प्रधान, अभी हमारा क्या होता था, अश्वशाला का जो प्रधान था वो किसी न किसी एक तुर्क सरदार को बनाया जाता था। लेकिन अब हमारा जो अश्वशाला का प्रधान है, रजिया ने अपना जो अब्सीनिया का गुलाम है, जो इसका काफ़ी घनिष्ठ हो चुका है, जलालुद्दीन याकूत, उसको नियुक्त कर देती है। और जलालुद्दीन याकूत जब हमारा अश्वशाला का प्रधान नियुक्त हो जाता है तो यह हमारी जो घटना होती है वो हमारे जो आपके तुर्क सरदार होते हैं उनके लिए ये बात हजम नहीं होती है। वो कहते हैं कि भाई इतना बड़ा पद जो अभी तक हमारे पास रहता था, 40 तुर्क सरदारों में से किसी न किसी एक के पास रहता था, लेकिन अब ये कैसे इसने इसे दे दिया। तो ये घटना भी क्या करती है, हमारे जो आपके तुर्क सरदार होते हैं वो भड़क जाते हैं रजिया के खिलाफ। इधर क्या होता है, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो हमारे आसपास की सीमाओं पर जो हमारे इल्तुतमिश के जो साम्राज्य था उस पे हमारे आक्रमण होना स्वाभाविक है, प्रारंभ हो जाते हैं।
क्योंकि वहाँ पे अब मेन शासक नहीं है, तो लोगों के मन में है कि रजिया अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है, वो हमें नहीं रोक सकती है। इसी कड़ी में कई हमारे जो आक्रमण होते हैं उसमें एक आक्रमण जो हमारा होता है वो भटिंडा का जो हमारा सूबेदार होता है, शासक उधर का जो हमारा है वो करता है, जिसका नाम है अल्तुनिया। जब भटिंडा का शासक हमारा इस पर अधिकार करने की कोशिश करता है हमारे रजिया सुल्तान के शासन पर, तो रजिया सुल्तान अपने साथ में जो इसका सबसे चहेता कहना चाहिए गुलाम है, अब ये एक दोस्त बन चुका है, जलालुद्दीन याकूत को साथ लेकर चली जाती है वहाँ पे। और इन दोनों के मध्य में जब वहाँ पे युद्ध होता है तो जो हमारा जो पक्ष रहता है इसमें हमारा जो जलालुद्दीन याकूत है वो मारा जाता है। और अल्तुनिया क्या करता है, इसी बीच जो रजिया सुल्तान है इसको पकड़कर जेल में डलवा देता है, जेल में डलवा देता है। इधर जब खबर ये पता चलती है कि भाई रजिया सुल्तान जो हमारी है उसके लिए अल्तुनिया द्वारा बंदी बना लिया गया, तो ये लोग काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन कौन लोग खुश होते हैं? जो तुर्क सरदार होते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी कुछ ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती है। होता क्या है कि जो हमारी रजिया सुल्तान है जब उसको कैद कर लिया जाता है तो रजिया सुल्तान एक प्रस्ताव देती है हमारी अल्तुनिया के लिए, विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगे? तो अल्तुनिया पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अल्तुनिया ने बाद में इस बात में अच्छे से जब विचार विमर्श किया, अच्छे से सोचा, तो उसने कहा यार जो भी हम कर रहे हैं वो एक शासन हासिल करने को ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये खुद ही हमें शासन मिल रहा है डॉरी के रूप में, तो मैं क्यों नहीं मैं इसके लिए जो प्रपोजल है इसे एक्सेप्ट कर लूँ। और उसने ऐसा ही किया, उसने इससे जो रजिया सुल्तान होता है रजिया सुल्तान से शादी कर लेता है। अब बाद में ये दोनों अपने दिल्ली की ओर आते हैं। जब दिल्ली की ओर आते हैं तो उधर इस बात का पता जो हमारे तुर्क सरदार हैं उनको चल जाता है कि भाई जो हमारा अब रजिया सुल्तान अब तो अकेली नहीं है, अब तो उसने शादी भी कर ली है। तो उसने क्या हुआ कि जो हमारी रजिया सुल्तान है वो अपने पति अल्तुनिया के साथ कहाँ आ रही है? आपकी दिल्ली आ रही है। तो इसी बीच वह क्या करते हैं, एक अपना जो षड्यंत्र हमारा वो रचते हैं, जिस षड्यंत्र में क्या होता है, जिसके तहत 1240 की बात है, जब ये लोग दिल्ली आ रहे थे तो हरियाणा में जो आपका हिसार पड़ता है, ठीक है ना, तो हिसार के पास में ही इनकी क्या करा दी जाती है, मृत्यु करा दी जाती है। और मृत्यु कराने के साथ में रजिया का जो शासन होता है वो खत्म हो जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि रजिया का जो शासन काल रहता है वो 1236 से 1240 तक रहा, जिसमें देखा जाए तो रजिया ने कुछ खास कार्य नहीं किया। उसे सबसे बड़ा जो कहना चाहिए उसके सामने जो समस्या बनी रही वो हमारी 40 तुर्क सरदारों की ही बनी रही। अगर ये 40 तुर्क सरदार अगर इसके लिए अच्छे से इसका साथ देते तो रजिया सुल्तान काफ़ी कुछ कर पाती। इस संबंध में रजिया के संबंध में एक हमारे इतिहासकार हुए हैं लेनपूल, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि रजिया अगर एक महिला नहीं होती तो वह एक बहुत बड़ी शासक होती, क्योंकि उसके अंदर वो सभी गुण थे जो एक शासक के अंदर होने चाहिए। लेकिन उसकी केवल और केवल जो कमजोरी बनी वो केवल उसका एक महिला होना ही था, एक केवल महिला होना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और जो इसको इसकी मृत्यु तक ले जाती है। इसके बाद में हमारा जो अगला जो शासक बनता है वो हमारा बैरम शाह आता है। बैरम शाह हमारा शासक बनता है, और ये जो आपके जो शासक हमने जो यहाँ पे नोट किए हुए हैं ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको केवल इनका नाम याद रखना है, ठीक है। तो कौन कौन सा बनता है? बैरम शाह, इनकी टाइमिंग होती है कुछ समय, थोड़े समय के लिए आपके बनते हैं, जो स्टेटमेंट होगा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। बैरम शाह 1240 से 1242 तक के लिए बना, इसके बाद में ये हट जाता है। फिर मसूद शाह आ जाता है। मसूद शाह भी हमारे कुछ ही समय के लिए बनता है, 1242 से 46 के लिए बनता है। इसके बाद में हमारा नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक बनता है। अब हम आपको जो नसरुद्दीन महमूद है इसके बारे में कुछ एक दो बातें बताते हैं, वो आप देखेंगे। इससे पहले आपका ये पूछा जाता है कि मध्यकालीन भारत की वह महिला बताओ, एकमात्र महिला जो जिसने शासन किया था। तो आपका जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा? रजिया सुल्तान रहेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब हम आपको बताते हैं
क्या होता है कि रजिया सुल्तान के खत्म होने के बाद में अब हमारे जो 40 तुर्क सरदार लोग हैं उनके भी अंदर लालसा उठती है कि वो भी क्या बने, वो भी शासक बने। लेकिन कोई भी जो हमारा जो गुलाम है, जो हमारे 40 तुर्क सरदार हैं, कोई भी आगे नहीं आ रहा है कहने के लिए। अगर एक कोई कहता है तो बाकी जो 39 बचते वो ये कहते हैं अच्छा हम तुमसे कम जानते हैं, तुम तो एक शासक बनने लायक हो, हम तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट रूप से कोई आगे नहीं आ रहा था। इसी बीच में एक गेम खेला जाता है। एक 40 तुर्क सरदारों में से एक तुर्क सरदार होता है जिसका नाम होता है आपका बलबन। बलबन जो आपका है, बलबन जो आपका है, यह आपका गुलाम है। किसका गुलाम है? यह आपका इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम था और 40 तुर्क सरदारों में भी इसका एक स्थान था। ये इसकी उम्र हो चुकी थी, अच्छी खासी उम्र पे ये पहुंच चुका था, एजड हो चुका है, ठीक है ना। लगभग 70 इयर्स के समथिंग हमारा जो है 65-70 के समथिंग जो भी है वो वहां तक आ चुका है। लेकिन इसके मन में लालसा है कि यार जाते जाते अल्लाह को प्यारे होते होते शासक तो बन ही जाए तो अच्छा रहेगा। इसके लिए एक गेम खेलता है और ये गेम क्या खेलता है कि जैसे ही रजिया के बाद में जो भी शासक बन रहा था उसमें किंग मेकर के रूप में जो उभरे थे वो हमारे 40 तुर्क सरदार उभरे थे। उनमें वो किसी भी नाम के लिए प्रस्तावित करते थे और लोग बाकी जो हमारे तुर्क सरदार थे उसमें हामी भरते थे और उसको वो राजा बना देते थे। इधर ही कुछ ऐसा होता है, होता क्या है कि जो हमारा बलबन होता है, बलबन अपना उल्लू सीधा करने के लिए कि मैं खुद शासक बनूं, इसके लिए वो क्या करता है, एक ऐसे व्यक्ति की खोज में है जो शासक के तौर पे तो वो खुद बैठे लेकिन एक्चुअल में जो होती है, रियलिटी में जो पावर हो वो बलबन के हाथ में रहे। इसके लिए उसे एक व्यक्ति से उसकी जान पहचान होती है जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद एक बड़ा सीधा व्यक्ति था। ये जो मस्जिद जो हमारी होती हैं उनके बाहर बैठता था और अपना गुजारा जो करता था वो टोपी सीकर करता था, टोपी अपना सीकर करता था और अपने अल्लाह की भक्ति करता था। इसका अपना गुजारा चल रहा था। लेकिन क्या होता है, जब बलबन ने ये देखा कि यार यही व्यक्ति मेरे लिए सुइटेबल रहेगा तो उसने वो बोला कि भाई तुम्हारे तो भाई जो बलबन है कि बलबन ने बोला भाई तुम्हारे तो नसीब में शासक बनना है, तो अगर बनना चाहो तो बताओ। तो उसने भी हामी भर दी, हाँ बताइए, अगर जरूर होगा तो जरूर बन जाएंगे। और इसी तौर पे क्या देखा जाए, बाकी जो उसने इस नाम की जो कहना चाहिए प्रस्तावित किया, उन जो बाकी हमारे तुर्क सरदार होते हैं और उन तुर्क सरदारों ने भी हामी भर दी इस व्यक्ति के, किसके लिए, शासक बनने के लिए। अब ये व्यक्ति क्या है, हमारा शासक बन जाता है। शासक बनते ही ये व्यक्ति क्या करता है कि इसे अपना काम जो हमारा राजकाज होता है उसे शासन से तो कोई मतलब होता नहीं है, वो देखरेख पूरे की पूरी चली जाती है बलबन के हाथों में। ये क्या करता है, एक जो बलबन इससे एक नए पद को सृजित कराता है, नायब ए मुमलकात पद को एक सृजित कराता है। और जो नायब ए मुमलकात पद है वो एक ऐसा पद है जो 40 तुर्क सरदारों से ऊपर वाली पोस्ट का है। तो जो नायब ए मुमलकात पद पर जो आसीन रहेगा वो हमारा 40 तुर्क सरदारों में सबसे हमारा क्या रहेगा, जो हमारे सुप्रीम पोस्ट है वो उसकी, मतलब बाकी 39 जो तुर्क सरदार होंगे वो उससे डाउन पोस्ट पे रहेंगे। इस प्रकार देखा जाए नायब ए मुमलकात पद सृजित कराया गया किसके द्वारा, नसरुद्दीन के द्वारा। और नसरुद्दीन महमूद ने उस पद पर जो व्यक्ति है किसको आसीन करेगा, ये जाहिर सी बात है कि नसरुद्दीन महमूद को लाने का श्रेय है शासक बनाने का बलबन को, तो ये बलबन को उस पद पे आसीन कर देता है, उस पद पे आसीन कर देता है। फिर बाद में जो हमारा आपका बलबन होता है, बलबन अपनी बेटी की शादी क्या कराता है, नसरुद्दीन महमूद से करा देता है। और नसरुद्दीन महमूद से करा देता है जिससे ये क्या होता है, इसके और करीब आ जाता है और पूर्ण रूप से ये अब इसकी जो शासन की जो बागडोर है अब हमारे बलबन के हाथों में आ चुकी होती है। इधर क्या है कि जो बलबन जो हमारा नसरुद्दीन महमूद है वो बलबन को एक उपाधि देता है उलूग खां की। किसकी उपाधि देता है, उलूग खां की ये उपाधि देता है बलबन के लिए। इसके बाद में क्या होता है, क्योंकि अब जो शासक है बनना तो बलबन को है, तो बलबन एक षड्यंत्र के द्वारा क्या करता है, जो हमारा नसरुद्दीन महमूद है इसकी मृत्यु करा देता है। और मृत्यु होते ही अब क्या होता है कि जो हमारे जो शासक की जो पोस्ट अब खाली है वहां पर अब हमारा जो व्यक्ति बैठता है वो हमारा बैठता है बलबन।
बलवन बैठता है। और बलवन जो हमारा है, बलवन क्यों बैठता है? क्योंकि अगर हमारा कोई भी दामाद के खत्म होने पर उसका ससुर ही जो बैठेगा, अगर कोई उसकी संतान नहीं होती है तो ससुर ही शासक बनेगा। इस तरीके से जो हमारा बलवन होता है वो पोस्ट पे आ जाता है। आइए कुछ बलवन के बारे में जानते हैं। बलवन का जो टाइमिंग रहता है 1265 से 1287 ईस्वी तक ये हमारा शासन करता है। ये जब ये शासक बना था तो शासक बनने के साथ ही इसने कुछ इसने अपने आप को कहा नियामत ए खुदाई और जिल ए इलाई। यहाँ पर नियामत ए खुदाई आपका जो है इसमें है आपका भगवान का बंदा, और जो आपका जिल ए इलाही है इसमें है भगवान की छत्र छाया, कि मैं भगवान का बंदा हूं, मैं भगवान की छत्र छाया हूं। इस वजह से मैं जो कहूं वो आप पूरी प्रजा को मानना पड़ेगा। लोगों में क्योंकि पहले हमारा अंधविश्वास ज्यादा था कि क्योंकि अगर ये भगवान का बंदा है, भगवान की छत्र छाया है, तो जाहिर सी बात है उसके जो कायदे कानून होंगे उसको पूरी प्रजा मानेगी। ठीक है, तो आज हमने जो आपको बताया ये इतनी सारी चीजें हमारी किसके बारे में रही? बलवन के बारे में रही। ठीक है, और जो हमारा रजिया सुल्तान हो गई, ये वाली चीजें जो हमारी रहती हैं। जी दोस्तों, अभी तक हमने जो देखा था वो बलवन के बारे में हम देख रहे थे कि भाई इसका जो टाइमिंग है, कि इसका जो टाइमिंग हमारा कब से कब तक रहता है, इसका कार्यकाल का कैसा रहता है। अब हम देखेंगे कि बलवन ने अपने जो कार्यकाल के दौरान कुछ कार्य किए हैं, उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। बलवन ने सबसे पहले जो किया था, जैसे ही ये शासक बना था, शासक बनने के समय ही इसने ये एक बात नोट की कि इसमें अगर मैं शासक हूं तो जैसे कि मैंने अपना जो दूसरा जो शासक था उसको हटाया है, तो ऐसे ही ये लोग भी मुझे हटाएंगे, मतलब आपके जो तुर्क सरदार हैं वो लोग हटाएंगे, इंटरफेयर अवश्य करेंगे। तो इसने कहा कि अभी मैं शासक हूं, क्यों ना मैं चहलगानी का ही विनाश कर दूं। ना रहेगा, आप सीधा सीधा मुहावरा फिट होता है, ना रहेगा बांस ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी वाला। वो क्या होता है देखिए, इसने क्या किया, इसने तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किया। जो 40 तुर्क सरदार थे उनका एक जो समूह था, इसने शासक बनते ही सबसे पहले ये काम किया कि अगर ये लोग ताकतवर रहेंगे हमारे 40 तुर्क सरदार, तो ये जरूर ही इंटरफेयर करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला है, इसकी जो खासियत रही वो रही, इसने जो अपना लौह व रक्त की नीति को अपनाया, जिसके तहत क्या था कि अगर मंगोल आक्रमणकारी अगर कोई भी होता है और इसके किसी भी मंगोल आक्रमणकारी है और जिसके मंगोल आक्रमणकारियों से आपको पता है इसके शासन को हमेशा ही खतरा रहता है, वो आक्रमण करते ही करते हैं, तो उनसे बचाव के लिए इसने आपकी जो नीति अपनाई थी वो अपनाई थी लौह व रक्त की नीति, जिसमें अगर मंगोल आक्रमणकारी इसके एक सैनिक को मारता है तो इसके 4 सैनिक को मारेगा। ये इसकी पॉलिसी थी, खून का बदला खून, ये इसकी पॉलिसी रहती है। इसके साथ ही इसने एक हमारा सिजदा और दूसरी हमारी जो प्रथा है वो पाबोस प्रथा का प्रचलन किया। इसमें क्या होता है कि सिजदा में क्या होता था, अगर कोई भी अगर चाहता है कि वो शासक से उसे मिलना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना सिजदा करेगा, सिर को झुकाएगा, सिर झुकाने के बाद में पाबोस करेगा, उसके पैरों को चूमेगा। आखिर ये जो प्रथा होती है ये उसने क्यों अपनाई वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि वह जानता था अगर ये प्रथा ये लागू नहीं करता तो इससे क्या उसके लिए फर्क पड़ता है, उसके ऊपर वो हम आपको बात बताते हैं। ऐसा है कि मान लीजिए अगर आपका कोई दोस्त है, दोस्त में से ही आपका कोई अभी दोस्त है तो आप उसके साथ में अपना एक दोस्ताना व्यवहार रखते हो, ठीक है ना। लेकिन वही दोस्त आपका किसी रेपुटेड पोस्ट पे पहुंच जाता है और आप उसके मिलते हो तब भी आपका व्यवहार वही रहेगा। लेकिन इस चीज से छुटकारा लेने के लिए क्या होता है, जो हमारा बलवन होता है, बलवन दूसरे जो हमारे 39 जो आपके तुर्क सरदार जो बचते हैं उनसे अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए, ठीक है ना, ये अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए वो क्या करता है, सिजदा व पाबोस प्रथा का प्रचलन करता है। जिसमें क्या होता है, लोग उससे बात करने अगर आते हैं तो वो उनके सामने सिर व उसके पैरों को चूमेगा, जिससे उसकी जो भी रहेगा वो उससे सुपीरियर हो जाएगा। यार यहाँ पे थोड़ा कुकू फिलाई ज्यादा है तो इस वजह से थोड़ा हिट करना पड़ रहा है,
चलिए देखिए इस पे हम ध्यान देते हैं। तो इसने सजदा व पागोश प्रथा का प्रचलन किया। इसके साथ ही इसने जो फारसी परंपरा के तौर पर इसने एक अपना त्योहार का भी प्रचलन किया था, जिसका जो नाम था वो था आपका नौरोज। नौरोज जिसे नवरोज भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रथा का भी प्रचलन इसने बलबन ने किया। बलबन ने एक और कार्य किया। बलबन से पहले आपका सैन्य जो विभाग होता है और वित्त विभाग होता है, दोनों एक में ही आपके जुड़े हुए थे। तो इसने क्या किया, उन दोनों विभागों को अलग किया, जिसमें जो हमारा इसने जो वित्त विभाग था जिसको इसने कहा दीवान ए बिजारत, वहीं जो सैन्य विभाग की इसने जो स्थापना की थी उसको इसने कहा दीवान ए आरिश, ठीक है ना। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है। अब आता है आपका जो नेक्स्ट चीज है वो है शहजादे महमूद। इसके बारे में थोड़ी एक दो बातें हम आपको बताते हैं। क्या है ये जो शहजादे महमूद है, वो आपका बलबन का पुत्र है। और बलबन का पुत्र है, ये क्या होता है, बलबन का चहेता पुत्र है। ये शहजादे महमूद आपका बलबन के द्वारा भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, ये 1285 में आपका जो हमारे मंगोल आक्रमण होते हैं उनसे रक्षा के लिए भेजा जाता है। अपने जो साम्राज्य होता है उसकी रक्षा के लिए भेजा जाता है। तो मंगोल आक्रमण के लिए जब ये जाता है वहां से उनसे अपना आक्रमण करने उन पे, तो ये वहां पे 1285 में यह शहीद हो जाता है, मारा जाता है। और मारे जाने के साथ ही जब ये खत्म हो जाता है, शहीद हो जाता है, जब इसकी खबर हमारी बलबन को पड़ती है तो बलबन हमारा क्या होता है, उसे बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचता है। और सदमा पहुंचने से वो हमारा क्या रहने लगता है, बीमार रहने लगता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका बंगाल में तुगरिल खान का विद्रोह। ये क्या होता है ये भी बताते हैं। ये आपका बलबन है, बलबन का एक और बेटा है जिसका नाम है बुगरा खां। क्या नाम है आपका, बुगरा खां। जो बुगरा खां है ये क्या करता है, बलबन बुगरा खां को बंगाल में एक आक्रमण होता है, विद्रोह होता है तुगरिल खां का, उसको दबाने के लिए ये भेजता है। जब ये दबाने को वहां पे जाता है तो ये तुगरिल खान के विद्रोह को तो दबा देता है, खत्म कर देता है, लेकिन ये स्वयं वहां का शासक बन बैठता है। और इस प्रकार बंगाल का जो शासक है वो कौन हो जाता है, आपका बुगरा खां हो जाता है। दोस्तों अभी तक हमने आपको जो जितनी भी बातें बताई हैं ये सभी आपकी जो चल रहा है गुलाम वंश चल रहा है, जिसमें हमने आपके कई महत्वपूर्ण जो हमारे आपके शासक हुए हैं उनके बारे में हमने देखा है। अब हम आशा करते हैं कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप अपना कमेंट लीव कीजिए, हम आपके कमेंट को अवश्य देखेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लिए शेयर व लाइक अवश्य करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम दोबारा से मिलते हैं, थोड़े इससे आगे लेके चलेंगे चैप्टर के लिए। आप इसको रिवाइज करते रहिए, ये आपके पेपर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, थैंक यू।